हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, नीट केमिस्ट्री की तैयारी में आप लगे होंगे। अच्छी बात है, लगे रहिए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में जो हम लोग 2010 से 2022 के बीच एमसीक्यू पूछे गए हैं केमिस्ट्री के, उनका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग सलूशन देख रहे हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ और जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रिक के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12th यूनिट 8 के डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से 14 क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो आपके कंसेप्ट को जनरेट कराने में हेल्पफुल हो, ये मेरी ऐसी कोशिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ यू क्वेश्चन कर रहा है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d6। तो देखिए इन चार आयंस दिए गए हैं। निकल 3+ है, Mn2 3+ है, आयरन 3+ है, कोबाल्ट 3+ है, जिसका एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में आपके सामने दिया है। 2010 में पूछा गया है। तो आपको जल्दी में है, यानी समय कम है, तो टोटल पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। आर्गन का कितना होता है 18 और 3d6, यानी कितना इलेक्ट्रॉन डी में है 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24। किसके पास है अभी 24 लास्ट करने के बाद? तो निकल का होता है 28। इसमें 3+ का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो कितना बच गया 25। 25 किसी है, किसी का नहीं है, यानी 24 वाला हमें देखना है कि 24 किसके पास है। तो ये 25 आ गया, तो ये नहीं हो गया, नहीं होगा। मैग्नीज का होता है ऑलरेडी 25 होता है, तो इसमें से 3 निकले गए, तो कितना बच गया 25 में से 3 निकल गया, तो ये हो गया 22। तो ये 22 वाला भी नहीं है, मैग्नीज भी नहीं होगा, मैग्नीज 39 भी नहीं होगा। आयरन का होता है 26, 26 में से 3 निकल गया, हो गया 23, 23 वाला भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बचा कोबाल्ट 3+ आयन, कोबाल्ट का होता है 27, 3 निकल गया, बचा 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन किसके पास बचा है कोबाल्ट 3+ के पास, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जल्दी क्लियर हो गया है। और कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि 4s क्या होता है 4s होता है 3d, निकल के लिए 3d 8 होगा, और मैग्नीज के लिए क्या होगा 4s टू 3d 5। तो इसके बाद इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो दो यस से 2 निकल जाएगा और डी से 1 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या कोबाल्ट के केस में केवल 3d6 बचेगा, ठीक है ना। और सबके केस में डी में अलग अलग संख्या होगी जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन turns green when sodium sulfide is added to it. This is due to the formation of, ऑप्शन क्या है क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम CrO4 2-, क्रोमियम सल्फाइड और क्रोमियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर CrSO4 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्रोमियम 2+ में जनरली होता नहीं है, या तो 3+ में होता है, ठीक है, जनरली 3+ में या 6+ में। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पर क्या है सोडियम सल्फाइड, क्या मिला गया एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सल्फाइड टेस्ट के लिए तो हम ये टेस्ट करते हैं, किसके लिए टेस्ट करते हैं सल्फाइड आयन टेस्ट के लिए हम ये कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। लेकिन सल्फाइड आयन टेस्ट में बनता जो कॉम्प्लेक्स है, वो कंपाउंड बनता है ग्रीन कलर का, वो क्रोमियम सल्फेट बनता है, ठीक है। क्रोमियम सल्फेट के कारण कैसा कलर होता है ग्रीन कलर होता है, ठीक है ना। तो सल्फाइड टेस्ट में क्रोमियम सल्फेट का ग्रीन कलर कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये आप लैब में जब किए होंगे सल्फाइड टेस्ट आयन SO3 2- का, तो ये कंपाउंड का रिएक्शन जरूर लिखे होंगे। तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फाइड और एसिडिक मीडियम यानी H2SO4 है। तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। आयनिक रिएक्शन में आयन दिखाया गया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिएट आयन है, सल्फाइड आयन है, एसिडिक मीडियम के लिए H+ आयन है, सल्फेट बना है, क्रोमियम आयन बना है और वाटर बना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका आंसर नंबर किस में हो जाएगा ए में, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 2012 में क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। जैसे ही नॉट ट्रू है तो आपको सावधानी से आंसर को चूज करना है। पहला क्या है, ऑन पासिंग H2S through acidified potassium dichromate solution a milky color is observed। ए मिल्की कलर क्या होता है ऑब्जर्व होता है, किस में पास करने पर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2S के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिल्की कलर प्राप्त होता है, ये सही है। सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रिफर्ड ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये क्या है स्टेटमेंट
ट्रू नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों है ये भी जान लीजिए। देखिए जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। और हाइड्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पिघल जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ये कंपाउंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक से साथ क्या होता है, वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा और थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से ये क्या होता है, नम हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो इसको यूज करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो जबकि ये कह रहा है कि प्रीफर करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में सोडियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, जो कि ये गलत है, इसको यूज करते हैं न कि इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमें चाहिए भी गलत कि नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और जबकि पहला सही था, तीसरा और चौथा भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको नॉलेज मिल जाए। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, ये सही है। चौथा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन बिकम येलो ऑन इंक्रीजिंग द पीएच बियॉन्ड 7, यानी बेसिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट येलो हो जाता है और एसिडिक मीडियम में ऑरेंज हो जाता है, ये सच है, ठीक है। ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि हमें छांटना था, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है या ट्रू नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट छांटना है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से प्रॉपर्टीज इसमें से नहीं शो करते हैं। दे आर मच हार्डर दैन प्योर मेटल, ये सब करेक्ट है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन प्योर मेटल, ये भी करेक्ट है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये क्या है, इनकरेक्ट है। यानी वो रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट हो जाते हैं, मेटल की तुलना में क्या हो जाते हैं, थोड़ा इनर्ट हो जाते हैं, यानी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, डी वाला। अच्छा, जो मेटल, कौन से मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं जनरली, वो भी डी ब्लॉक के हैं और उसके नाम आप बताएंगे आप। चलिए अगला है, द रिएक्शन ऑफ एक्वस केमनोफोर विथ H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स। ध्यान दीजिए, आपने H2O2 को पढ़ा होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो केमनोफोर के साथ ये जाएगा तो क्या बनाएगा, क्या क्या देगा। तो मैग्नीज जो केमनोफोर में है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये +7 से किस में जाएगा, +7 से ये जाता है +2 में। किस में जाता है, +2 में। किस में जाता है, +2 में। और क्या बनाता है, H2O2 से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो +7 से क्या हो गया, +2 में जाएगा तो रिडक्शन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन क्या गेन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हुआ। तो और H2O2 -1 से किस में गया, 0 में। तो ये क्या काम किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, क्योंकि ये मैग्नीज को 7 से +2 में ला दिया, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा इसको देख लेते हैं। देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम H2O2 के प्रेजेंस में क्या होता है, मैग्नीज सल्फेट बनाता है, यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। अब इसका आयनिक में देखना चाहेंगे तो ये +7 से +2 में आ गया, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला है वो आयनिक रिएक्शन है, और आयनिक रिएक्शन आपको ज़्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ही ज़्यादातर पूछ लेता है। कभी कभी क्या, ज़्यादातर आयनिक रिएक्शन ही आपको देखने को मिलता है हायर क्लासेज में या 12th लेवल के प्रैक्टिकल में, या डी ब्लॉक या पी ब्लॉक में आप देखे होंगे आयनिक रिएक्शन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि यहाँ H2O2 क्या हो रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, किस में, मैग्नीज 2+ में, और अपने क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज। ये सच बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, तो सही है। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 64, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम। फिर बोल रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनमें से कौन सही है। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिए कि ये जेनान, यानी 54 तक ये हो गया जेनान का। फिर उसके बाद 4F7 5D1 6S2, यानी एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये स्टार वाला है, यानी एक्सेप्शन वाला है। तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और F उसका जस्ट हाफ फील्ड होता है, ठीक है। D1 है, 4F7 है, 6S2 है, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कई बार पूछा गया है, कई बार आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, गैडोलिनियम की याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स, लिख लिया यहाँ पर, लेंथेनॉइड होना चाहिए, इज़ इनकरेक्ट। लेंथेनॉइड के लिए इनमें से कौन इनकरेक्ट है? यदि लेंथेनॉन्स है तो वो आप लेंथेनॉइड ही माने इसको। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है इसमें? स्टेटमेंट क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यूरोपियम यानी ये 5F सीरीज से है। ठीक है, और ये +2 ऑक्सीडेशन जनरली शो करता है, ये सच है, सही है। बी क्या है? द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम प्रोटेक्टिनियम टू ल्यूटेटियम, यानी ये जो प्रोटेक्टिनियम से ल्यूटेटियम 71 तक जाता है तो रेडियस क्या होता है इनका? आयनिक रेडियस क्या होता है? घटता जाता है। आयनिक रेडियस घटने से उनकी जो बेसिसिटी कैरेक्टर मतलब OH आयन देने की टेंडेंसी है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें साइज घटता है तो उसमें क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए वो OH आयन को उतना अच्छे से रिलेट नहीं करते हैं। तो ये भी सच है, पहला और दूसरा सही है। ऑल द लेंथेनाइड्स, यहाँ लेंथेनाइड आप समझें, लेंथेनॉन्स लिखा है, लेंथेनाइड समझिए, आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो लेंथेनाइड होते हैं वो कुछ मेटल्स शुरुआत के जो हैं एक्टिव हैं, लेकिन एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। एक्टिव हैं लेकिन एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। एल्युमिनियम के समतुल्य हो सकते हैं कि इक्विवेलेंट है, लेकिन वो कह रहा है कि मोर रिएक्टिव, उससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे चौथा है, सीरियम 4+ सोल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बिल्कुल सही है। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पर जब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे या इनकरेक्ट, उसमें नॉलेज एक साथ मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन तो एक ही गलत है या सही है, लेकिन 3 स्टेटमेंट सही है, आपको एक साथ नॉलेज मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट चौथा, दूसरा और पहला स्टेटमेंट क्या जो बता रहा है वो सच है, और तीसरा वाला जो सी है वो गलत है। ठीक है ना। चलिए, रॉन्ग स्टेटमेंट से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, क्योंकि 4 चैप्टर से या एक चैप्टर से भी 4 नॉलेज है, 4 मतलब समझ लीजिए कि उसके इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री के हैं वो आपको पता हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, HgCl2 एंड I2 बोथ व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग I- आयंस द पेयर ऑफ स्पीसीज फॉर्मड इज, यानी वो बोल रहा है कि HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड और आयोडीन के मिक्सचर को पानी में डिजॉल्व करें, ऐसा सॉल्यूशन पानी में जिसमें कि आयोडाइड आयन पहले से ही प्रेजेंट हो, तो क्या बनेगा? इसका मतलब है कि इन दोनों को आयोडाइड आयन वाले सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? कौन सा पेयर? तो ये पेयर मिलेगा HgI4 2- और I3-। ठीक है, यानी ये आयंस जो I2 है वो आयोडाइड आयन के साथ मिलके I3 बन जाता है। क्या बन जाता है? I3 1-, और जो HgCl2 है वो क्या बन जाता है? HgI4 2-। तो रिएक्शन कैसा है ये देख लीजिए, HgCl2 एक्वस जाएगा आयोडीन के साथ रेड करके, ये बना लेगा Hg4 2-, और यहाँ Cl2 रिप्लेस कर दिया है, और I2 I3 में कन्वर्ट हो रहा है 1-। ठीक है ना, याद हो गया। अच्छा, ये क्या है? K2HgI4 के रूप में हम यदि लिखें तो ये इस रिएजेंट का नाम आपको बताना है। कई बार ये भी पूछा गया है, जब यहाँ पर आयनिक फॉर्म में लिखा गया है, यदि हम ऐसे लिख दें, ठीक है, यहाँ की KI कर देते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाता ये। ठीक है, यानी I की जगह पर K कर देते हैं तो ये बन जाता। तो इस रिएजेंट का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस रिएजेंट को क्या कहते हैं, और ये यूज होता है 0 ग्रुप रिएजेंट को टेस्ट करने में। 0 ग्रुप मतलब अमोनियम आयन टेस्ट के लिए ये रिएजेंट को यूज किया जाता है। तो आपको अब इंडिकेट में कर दिया, आप बताइए उसका नाम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स DD ट्रांजिशंस एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल, यानी इनमें से कौन आयन DD ट्रांजिशन भी शो करता है और पैरामैग्नेटिज्म भी है, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो आप देखिए और बताइए। तो यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे कि कौन DD ट्रांजिशन शो करता है, और इसमें बहुत ख़ास बात ये है कि देखिए, ये लोग अक्सर गलती करते हैं कि मैग्नेट यानी MnO4 1- जो पर मैग्नेट है
वो डी ट्रांजिशन का गुलाबी कलर दिखता है। ये बहुत लोग गलत कर देते हैं, ये इसमें ऐसा न सोचिएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट कितना है +7 है, यानी डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डी ट्रांजिशन शो करने के सवाल ही नहीं है। तो पहला हो गया कि ये तो शो करेगा नहीं, ठीक है। और ये क्रोमियम आयन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में है, ठीक है। निकाल के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 चौके 8, 2 निकल गया 6+, और डी में कितना होता है, डी में उसके होते हैं 5 होता है, 4 में एस में कितना होता है 1, तो 1 एस से निकल गया, 5 डी से निकल गया, टोटल डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो यहाँ भी डी में कितना है 0, यहाँ भी कितना है डी में 0, और क्रोमियम डाइक्रोमेट में भी डी में कितना है 0, क्योंकि क्रोमियम का यहाँ भी +6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब बच गया पोटेशियम, यहाँ पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट है, यहाँ पर ये क्या है मैग्नेट, 2- को मैग्नेट बोलते हैं, और Mn1- को पर मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है D1 केस है, मैग्नीज का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, तो यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो 1 मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। अब इसका सलूशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए आपको पहले उसका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यानी डी में 0 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, इसलिए ये वाला पैरामैग्नेटिक है और सब क्या है डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या कि डी ट्रांजिशन भी शो कर रहा हो और पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, 2018 में पूछा गया था, तो 2019 में क्या पूछा गया है। हाँ देखिए, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, ध्यान दीजिए पर मैग्नेट और मैग्नेट दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, ड्यू टू क्यों, ऑप्शन दिया है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो पहले बात ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, स्टेटमेंट क्या है गलत है, ठीक है ना। अगला, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज, ये क्या है, ये हो सकता है सही है, लेकिन तीसरा और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, पाई बॉन्डिंग तो होता है, क्योंकि मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। चौथा देखिए, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ पी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज, तो पी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज के नहीं होता, डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, मैंने कहा कि बी सही हो सकता है, लेकिन हमें चारों पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और सब क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर से अब देख लेते हैं। देखिए ये क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये भी है, ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें ये क्या है मैग्नेट आयन, क्योंकि ऑक्सीजन पर देखिए ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ Mn कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में है, और यहाँ पर केवल एक मैग्नेट ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और पाई बॉन्ड की बात रही तो 2 ऑक्सीजन क्या, यहाँ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। तो दोनों ही टेट्राहेड्रल है, इसका क्या कारण है, पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट, दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 जो 2020 में है, क्या है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयंस इज, Cr2+ आयन यानी क्रोमियम 2+ आयन मैंने अभी बताया कि जनरली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर है, तो वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो फार्मूला है कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो म्यू बराबर होता है n√n+2, ठीक है ना। गलती लिख दिया मैं, फिर से लिख दे रहा हूँ, म्यू इक्वल टू, चलिए एक मिनट, यस, म्यू इक्वल टू √n+2, और यूनिट क्या होता है बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो क्रोमियम है
2+, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्रोमियम का 4s1 होता है, 3d5 होता है, क्रोमियम का होता है। अब 2+ है यानी इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है एक, और एक यहाँ से, तो क्या बचा है 3d4 बचा है, यानी 5 से 4 एक निकल गया तो 4 होगा। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, चारों क्या हैं, अनपेयर्ड हैं, ठीक है ना, इस तरह से भरे हुए हैं 1 2 3 4, ये क्या है, खाली है। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले में रखेंगे, जब इस फार्मूले में रखेंगे तो 4 यहाँ n क्या हो, 4 हो गया, n 4 हो गया +2, तो 4 2 6, 6 चौके 24, अंडर रूट क्या हो गया 24, अंडर रूट 24, यदि 25 होता तो 5 होता, 24 का मतलब लगभग 4.9 के आसपास बोर मैग्नेटान, ठीक है। यदि इसके आसपास कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो देखिए इसका ये ऑप्शन नंबर बी में देखिए 4.90 बोर मैग्नेटान, ये 25 से ऊपर आ गया, ये 3 मतलब 16 के आसपास है, ये 2 है मतलब 5 के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ, आप उन्हें समझ गए कि हमें क्या निकालना है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर उसको फार्मूला में पुट कर देना। कौन सा फार्मूला, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 में, जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, हाफनियम जिसका एटॉमिक 72 है, हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, क्या कारण है कि जिरकोनियम और हाफनियम का आयनिक और एटॉमिक रेडियस बराबर है, सिमिलर है, लगभग बराबर है, क्यों है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, नो, डायगोनल रिलेशनशिप, नो, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, यस, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम का आयनिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं, लगभग बराबर होता है, ठीक है। इसलिए उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है, आयनिक रेडियस बराबर होने के कारण उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। फिर भी एक जानकारी ले लीजिए चौथा पढ़कर, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नो, तो ये 3 क्या है, गलत हैं, चौथा क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम, या तो न्यूट्रल है या तो थोड़ा सा आंशिक रूप से एल्कलाइन मीडियम है, KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू आयोडेट, आयोडाइड को किस में बदल जा रहा है, आयोडेट में, आयोडेट क्या होगा, आयोडेट, ठीक है। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज फॉर्म, यानी जब आयोडेट में बदल जाता है, यानी I3- में, ठीक है ना, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, आयोडेट, ठीक है। और KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है, तो KMnO4 में मैग्नीज का कितना होता है, +7 होता है, तो +7 से किस में जाएगा, और आयोडेट में जाता है तो किस में क्या क्या चेंज होता है। तो देखिए मैग्नीज का केवल पूछा है ना कि आयोडीन का। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू आयोडेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ में चेंज होता है, तो ये होता है +7 से +4 में जाता है, किस में जाता है, +7 से +4 में जाता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, +7 है, और किस में जाता है, MnO4 में, ठीक है, MnO2 में, मतलब ये किस में आ गया, +4 में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ये 7 से +4 में जाता है। तो ये हो गया आपके 14 क्वेश्चन 2010 से 2022 के बीच। इतने क्वेश्चन एक साल में हमने एक क्वेश्चन से लिया है, यानी एक साल में एक क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। ऐसे तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हमने समय को ध्यान में रखते हुए इसको कि आप स्क्रीन पर ज़्यादा समय वक्त कम बिताएं, ज़्यादा जानकारी लें, इसलिए हमने ऐसा करने का मेरा प्रयास है कि कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको हो, और आपको यदि समय है तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो या ग्रोथ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। इससे पहले हमने क्लास 11 के सभी चैप्टर का MCQ प्लेलिस्ट में बना दिया है,
यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।